Welcome to second part of exceptional route as a partner of British citizen or settled person or as a spouse of British citizen or settled person. It's me Barrister Shazia Anjum, UK immigration specialist, and I have been helping many immigrants in order to resolve their complex immigration issues, not only in their application but also in their appeal matters. So let's go on to the next stage. We were discussing के issues कौन से होते हैं जब आप एक्सेप्शनल रूट पे जा सकते हैं अपने स्पाउस वीज़ा के अप्लाई करने के लिए। उसमें जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की कि इनकम रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती, इंग्लिश टेस्ट मीट नहीं होता, तो ऐसी सूरत हाल में आपको जो आपकी सीरियस हार्डशिप्स है उसको प्रूफ करना होता है। अब सीरियस हार्डशिप्स को प्रूफ करने के लिए बाज़ औक़ात आप डॉक्टर्स के लेटर्स भी ले सकते हैं, साइकेट्रिस्ट के लेटर्स ले सकते हैं अगर आपको कोई ऐसे मेंटल हेल्थ का इशू है, या फिर अगर आप के कोई ऐसे इश्यूज़ हैं फैमिलीज़ में, आपको फैमिलीज़ में कुछ रुकावट है, आपको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, मतलब मुख्तलिफ रीज़न्स मुख्तलिफ लोगों के साथ होती है, लेकिन आपको ऑलवेज़ अपने एविडेंस बैकअप के साथ उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो जब आप उस ऑब्स्टिकल को या उन ऑब्स्टिकल्स को जो रुकावटें हैं उसको आप ज़ाहिर करेंगे तो फिर आप एक्सेप्शनल रूट्स में आ जाएंगे। सो लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी फर्दर हेल्प, आई कैन हेल्प यू आउट इन योर मैटर। जैसे मैं अपनी प्रीवियस एपिसोड में वीडियो में कह रही थी कि सम टाइम लॉयर्स को अफोर्ड करना सबके बस का काम नहीं होता, तो ऐसी सूरत हाल में आप अपने बैरिस्टर्स को ये कह सकते हैं कि वो आपको लीगल ओपिनियन दें और आप अपना काम खुद कर लें, या फिर आप अपनी फ़ाइल की क्रोनोलॉजी तैयार करें और उसकी स्टेटमेंट अपनी तैयार करें और उनको फॉरवर्ड कर दें ताकि उसको वो रीफ्रेम करें और प्रोफेशनल तरीके से वो कोर्ट में या होम ऑफिस में पुट फॉरवर्ड कर दें। इस तरह से आपके कॉस्ट भी कम हो जाएंगे। और बाज़ औक़ात क्लाइंट्स थोड़े पढ़े लिखे होते हैं तो सारा केस वो खुद ही तैयार कर लेते हैं, और जब सारा केस तैयार करते हैं एंड पे रिव्यू करवाते हैं या अपने लीगल ओपिनियन लेते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में उनके बहुत सारे कॉस्ट बच जाते हैं। बाज़ औक़ात तो वो 70% कॉस्ट बचा जाते हैं, ओनली 30% कॉस्ट से उनका वही कॉम्प्लेक्स लीगल मैटर्स वाला काम हो जाता है जो उन्होंने किसी भी बैरिस्टर या सोलिसिटर से लेना होता है काम। तो इस तरह की डील भी आप कर सकते हैं और इस तरह की निगोशिएशन भी अपने लॉयर से कर सकते हैं। सबसे पहले मेरी इन वीडियोज़ बनाने का मकसद ये होता है कि आपको लीगल नॉलेज से इक्विप किया जाए। जब आपके पास नॉलेज होगा तो आप अपने लॉयर से भी बात कर सकेंगे, उनसे पूछ सकेंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, टाइम लिमिट क्या होगा, और उनको आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ऑलरेडी आपको मेरी वीडियोस से पता चल जाएगा। तो ज़्यादातर टाइम नहीं ज़ाया होगा और बाज़ औक़ात लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है आपके सोलिसिटर के साथ। तो ऐसी सूरत हाल में भी आपको बहुत सारा नॉलेज जब होगा तो इट्स ईजियर एंड कन्वीनियंट फॉर देम, इट्स ईजियर एंड कन्वीनियंट फॉर यू कि आप जब अपने मैटर्स को पुट फॉरवर्ड करते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जब आप अब एप्लीकेशन स्ट्रेटजी पे बात करते हैं कि एप्लीकेशन स्ट्रेटजी होती क्या है। मेरे पास बहुत सारे लोग जो इस तरह से आते हैं कि उनकी एप्लीकेशन की बेसिस ही गलत होती हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि कौन सी बेसिस पे आपके लॉयर ने एप्लीकेशन किया था, तो उनको अपनी बेसिस का पता ही नहीं होता। और बहुत सारे लोग ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन को, डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन एप्लीकेशन को, आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स एप्लीकेशन को, और इसके अलावा जो आर्टिकल 3 का क्लेम होता है मेडिकल ग्राउंड्स पे, सबको मिक्स कर देते हैं। बहुत सारे लॉयर्स भी इसी तरह से करते हैं कि वो मिक्स एप्लीकेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से रिज़ल्ट नहीं आता, आउटकम नहीं आता, सक्सेसफुल एप्लीकेशन नहीं होती, सक्सेसफुल आउटकम नहीं मिलता। और जब मैं क्लाइंट से पूछती हूँ कि आपके एप्लीकेशन कौन सी बेसिस पे गया है, तो वो बस सिंपल उनको आंसर आता है ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे। अब ह्यूमन राइट्स की बेसिस के अंदर भी 6 किस्म की कैटेगरीज हैं। उसमें पर्टिकुलरली आपको असेस करना होता है कि कौन सी एप्लीकेशन आपके हालात के मुताबिक, आपके सर्कमस्टांसिस के मुताबिक बेस्ट रहेगी। सो बाज़ औक़ात अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एप्लीकेशन तो बन रही है प्राइवेट लाइफ में, तो आपकी एप्लीकेशन तो बन रही है उसमें FLR FP, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन कर देते हैं FLRM, जो कि ऑलरेडी वो स्पाउस वीज़े के लिए ही है FLRM, लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, तो अगर आप FLRM का एप्लीकेशन फिल करके डालेंगे तो आपका एप्लीकेशन कम्प्लीटली रिफ्यूज़ हो जाएगा। नो मैटर कि आपने कितनी फ़ीस दी है और नो मैटर कि आपने हेल्थ और चार्जेस दिए हैं, लॉयर को कितनी फ़ीस दी है, तो वो आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगा। क्योंकि ऐसी सूरत हाल में
आपके लॉयर को या आपको प्राइवेट लाइफ के ग्राउंड्स के साथ मैच करके एप्लीकेशन FLRFP के फॉर्म पे डालनी चाहिए थी, क्योंकि वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड। तो ये डिफरेंस होता है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता, और उसके बाद उनके रिफ्यूज़ल आ जाते हैं, और उसी बेस पे जब उनके लॉयर अपील कर देते हैं तो अपील भी सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि ग्राउंड्स ही ठीक नहीं होते। जब ग्राउंड्स ठीक ना हो तो अपील भी सक्सेसफुल नहीं होती। ग्राउंड्स का मतलब यही होता है कि आप कौन सी बेसिस पे एप्लीकेशन कर रहे हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा बन रहा है, और आप किस बेसिस पे आगे जा रहे हैं, क्या राइट्स हैं आपके पास। वाई शुड होम ऑफिस कंसिडर योर एप्लीकेशन इन योर फेवर। सो उनको परसुएड करना, उनको कन्विंस करना, ये आपका और आपके लॉयर का काम है। अगर आप खुद एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप करेंगे, और आपके लॉयर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो आपको हर प्लस एंड माइनस पे एडवाइस करें और रेलिवेंट एविडेंस लगाकर आपका एप्लीकेशन करें। राइट, सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन स्ट्रेटजी के कौन सी स्ट्रेटजी होगी। दिस इज़ व्हाट आई मीन कि आप स्ट्रेटजी कौन सी अपनाएंगे उसमें। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप कंबाइन इमिग्रेशन रूल्स और ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स को करते हैं। फॉर एग्जांपल, इमिग्रेशन रूल्स ये कहते हैं कि आप एप्लीकेशन करें एज ए स्पाउस ऑफ ब्रिटिश सिटीज़न, या आप एप्लीकेशन करें एज ए पार्टनर ऑफ ब्रिटिश सिटीज़न। अब उसमें ये होता है कि अगर आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन नहीं है और आप यहाँ पर यूके में ओवर स्टेयर्स हैं, तो होम ऑफिस ये कह सकते हैं कि आप अपने कंट्री में वापस जाएं और वहाँ से जाके एप्लीकेशन करें। अब इसमें जब आपके ह्यूमन राइट्स के एलिमेंट होंगे कि आप अपनी फैमिली के बगैर या मियाँ बीवी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, किसी को मेडिकल ग्राउंड्स हैं या किसी के कंट्री में प्रॉब्लम है, वहाँ पे जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा और वो फेस नहीं करने के काबिल हैं, या अगर वो अपने स्पाउस को यहाँ पे छोड़ के जाएंगे तो उनको केयर की ज़रूरत है, तो ये वो ग्राउंड्स हैं जहाँ पे आर्टिकल 8 ऑफ ह्यूमन राइट्स आता है। और जब आप आर्टिकल 8 ऑफ ह्यूमन राइट्स को कंबाइन करेंगे इमिग्रेशन रूल्स के साथ, तो फिर आपका केस जो है वो चट्टान की तरह मजबूत हो जाएगा, लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उसको स्ट्रेंथ मिल जाएगी एक कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल के साथ। राइट, लेकिन मेक श्योर कि आपका जो आर्टिकल है वो राइट आर्टिकल हो और आपके फैक्ट्स के साथ, आपके सर्कमस्टांसेस के साथ वो मैच करता हो। अगर आपका आर्टिकल 8 बन रहा है और आपके लॉयर ने आर्टिकल 3 लिख दिया है तो तब भी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगा। और अगर आपने सिर्फ इमिग्रेशन रूल्स के तहत एप्लीकेशन डाली है जबकि कोई एक रिक्वायरमेंट उसमें से पूरी नहीं होती, ऑब्वियसली जब आप इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक एप्लीकेशन करते हैं तो उसमें से एक सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं जो आपको कंप्लाई करना पड़ता है। बाज़ औक़ात उसमें से 6 रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, बाज़ औक़ात 5 रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, और उसमें से अगर आप एक भी रिक्वायरमेंट पूरी ना करते हों तो आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाता है, आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं और आपकी अपील में भी चांसेस नहीं होते। अब इसी को मैं बता रही हूँ, इसको आपने कवर कैसे करना है। कोई एक रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं हो रही लेकिन दूसरी तरफ आपका ह्यूमन राइट्स क्लेम स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको उसके साथ मैच करके एप्लीकेशन करेंगे, उसके ग्राउंड्स लिखेंगे, होम ऑफिस को बताएंगे, और अगर अपील में केस है तब भी आप उसको इंक्लूड करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका एप्लीकेशन का कोई हर रास्ता, आप जैसे होता है ना कि एक पानी है तो वो उसके मुख्तलिफ सुराख में से पानी निकल सकता है, लेकिन आप जब हर सुराखों को बंद कर देंगे अपने लीगल आर्गूमेंट्स के ज़रिए से, ग्राउंड्स के ज़रिए से, तो फिर आप सिक्योर हो जाते हैं विद इन द कंटेनर कि आपका एप्लीकेशन और अपील रिफ्यूज़ नहीं होता, आप उसको रिपेयर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स। ओके, राइट ह्यूमन राइट ग्राउंड। ओके, तो थर्ड थिंग इज़ दैट असेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस ऑफ एप्लीकेंट। सो ये हर क्लाइंट्स के मुख्तलिफ होते हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में मुख्तलिफ होते हैं। क्यों आप वापस नहीं जा सकते, हो सकता है आपके पेरेंट्स में से किसी की डेथ होगी, हो सकता है आपके कंट्री में कहत पड़ गया हो, खाने के लिए कोई चीज़ ना हो सकता है आपको वहाँ पे किसी सोशल ग्रुप से कोई ख़तरा हो। ये तो आप ही जानते हैं, क्लाइंट ही जानता है उसको क्या प्रॉब्लम है। तो हर एक के हालात मुख्तलिफ होते हैं, असेस करने से समझ लगती है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस क्या हैं, तो वो भी आपने अपने एप्लीकेशन में इनकॉर्पोरेट करने होते हैं अगर आप पे एप्लीकेबल होते हैं। तो ये जब कंबाइन सेट ऑफ 3 सेट्स ऑफ आपके ग्राउंड्स और उसकी स्ट्रेटजी बन जाती है तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ आई ऑलवेज वर्क फॉर माई क्लाइंट एंड दिस इज़ हाउ आई गेट पॉजिटिव आउटकम फ्रॉम द होम ऑफिस एज वेल एज फ्रॉम द कोर्ट्स।
Okay, so next thing is that in terms of के applications कौन कौन से हैं applications, जिस तरह से मैंने बात की कि उसमें आपके FLR HRO application जाएगी, FLR क्या कहते हैं उसको, FP एप्लीकेशन जाएगी, या FLR DL एप्लीकेशन जाएगी, DL मतलब डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन, या एक्सेप्शनल रूट में आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स एप्लीकेशन जाएगी। तो ये 4 किस्म की एप्लीकेशन एक दूसरे की तरह काम करती है, लेकिन आपने बहुत केयरफुल तरीके से उसमें से स्पेसिफिक फॉर्म का यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है, अप्लाई करना है। ठीक है जी। Okay, so if you need any further help, you will see my personal contact number on the screen, और उसमें ये होगा कि ये देखें, आपको नज़र आ रहा है फ़ोन नंबर भी और मेरा ईमेल एड्रेस भी, वेबसाइट भी। और अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं कि मैं आपके केस को असेस करूं, रिव्यू करूं, लीगल ओपिनियन दूं, तो सबसे एक कन्वीनियंट और इजी प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन का, वो एक ऐप्स के ज़रिए आजकल है। और अपने क्लाइंट्स के साथ कोशिश करती हूँ कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन करूँ। तो इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स हैं, कहीं भी किसी भी कंट्री से आप हैं, आपको किसी भी इमिग्रेशन के हेल्प की ज़रूरत है, तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। उसका डायरेक्ट आपको जवाब दिया जाएगा, और अगर आपको कंसल्टेशन बुक करने की ज़रूरत हुई तो तब भी हम फर्दर एडवाइस करेंगे कि इस सिलसिले में आपको हमें डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। और ऑब्वियसली आजकल डिजिटल तरीके से आप अपनी फ़ाइल भेजते हैं, PDF में उसको कन्वर्ट करें, वो फॉरवर्ड करें और उसको असेस करवाएं, लीगल ओपिनियन लें, ताकि आपका जो इशू है वो क्लैरिफाई हो सके। तो उस सूरत हाल में आप जो असेसमेंट है, लीगल ओपिनियन है, वो ले सकते हैं। थ्रू वेबसाइट भी आप अपनी कॉल बुक कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर आप चाहते हैं कि आपके केस को डायरेक्टली मैं खुद असेस करूं इंस्टेड ऑफ अदर कोलीग्स और अदर स्टाफ मेंबर्स, तो आप डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, और आपको जो है वो आपको डायरेक्ट उसके जो कंसल्टेशन है वो भी प्रोवाइड की जाएगी, और जो असेसमेंट और लीगल ओपिनियन है वो भी डायरेक्ट ईजीली आपको उसके बारे में भी आगाह किया जाएगा। सो हम कहाँ पे थे? क्योंकि ये अभी थोड़ा सा एक मुश्किल पार्ट है, जो कि एक किस्म के हायर लेवल का है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि उसको सिंपल तरीके से आपको बता सकूँ, ताकि आपको अपने केसेस की असेसमेंट हो सके, समझ लग सके कि एक केस को तैयार करने में आप किस तरह से उसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको समरी बताऊँगी, क्योंकि अभी हो सकता है कि फ़र्स्ट टाइम अगर आप सुन रहे हैं तो थोड़ा यह कॉम्प्लेक्स एरिया होता है, बाज़ औक़ात लॉयर्स को भी इस चीज़ की समझ नहीं लगती। तो लेकिन आपको सिंप्लीफाइड तरीके से बात करूँगी ताकि आप इसको अप्लाई कर सकें। सो जब आप किसी भी केस के ग्राउंड्स लिखते हैं, तो स्केलेटन लिखते हैं, ग्राउंड्स लिखते हैं एप्लीकेशन के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने केस समरी लिखनी होती है कि आपका केस है क्या, आपकी क्रोनोलॉजी क्या है, आपके फैक्ट्स क्या हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब आप कब यहाँ पर यूके में आए, या कब आपकी मैरिज हुई, अगर आप स्पाउस वीज़े की बेसिस पे आना चाह रहे हैं तो वो, और आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप एक बैकग्राउंड देंगे, केस समरी देंगे। उसके बाद आपका आ जाता है इश्यूज़, कि आपके इश्यूज़ क्या हैं, मतलब आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, आपकी इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, आपकी इनकम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं, या आपका वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, और वो इश्यूज़ आप उसको लिस्ट डाउन करेंगे। और तीसरी चीज़ उसमें आ जाती है, जब आप ड्राफ्टिंग लीगल आर्गूमेंट्स करते हैं, उसमें फिर आप आर्गूमेंट करते हैं कि आपके क्या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हैं, उसको किस तरह से आप जो है वो लीगल जो लाइट है, इमिग्रेशन रूल्स की लाइट है, जो प्रीवियसली डिसाइडेड केस लॉज हैं, अपर ट्रिब्यूनल से केस लॉ डिसाइडेड हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड हुए हैं, तो उसको किस तरह से आप अप्लाई करेंगे अपने फैक्ट्स पे, ताकि जो इश्यूज़ हैं वो आपकी फेवर में रिजॉल्व हो सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल के जैसे मैंने बात की थी कि आपकी मतलब अगर वैलिड लीव टू रिमेन यहाँ पर नहीं है, ओवरस्टेयर हो गए हैं, तो उसमें आप आर्गूमेंट्स क्या लिखेंगे कि आप किस वजह से वापस नहीं जा सकते, आपको क्या इशू है, कोई असाइलम है आपका, कोई आपको वहाँ पर फोर्स कर रहे थे मैरिजेस के लिए, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का इशू था, किसी सोशल ग्रुप से थ्रेट था। तो ये वो चीज़ें हैं कि वो आप बताएंगे और उसको कानून के साथ कंपैटिबल करेंगे।
कानून क्या कहता है कि आपको जो है ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन देना चाहिए अगर आपको कुछ किसी भी किस्म के फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स, किसी भी किस्म के आपको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे होम ऑफिस की ये ड्यूटी है, ऑब्लिगेशंस है कि वो आपको ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन दे। तो इस बेसिस पे इमिग्रेशन रूल को वेव किया जा सकता है और आपका जो इशू है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है कि ठीक है, इसको डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हुए होम ऑफिस जो है वो आपको लीव टू रिमेन ग्रांट कर देगा। अब आपको समझ लगी लीगल ग्राउंड्स, लीगल आर्गूमेंट्स क्या होते हैं। ओके, सो फाइनली हम जाएंगे सबमिशन पे। जब आप आर्गूमेंट्स लिख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है और कानून उसके बारे में क्या कहता है, फिर आप सबमिशन करेंगे कि चूंकि मेरे ये प्रॉब्लम्स हैं, चूंकि कानून ये कहता है, तो इसलिए होम ऑफिस को ये रिक्वेस्ट की जा रही है या सबमिशन की जा रही है कि काइंडली मेरी जो सर्कमस्टांसिस है उसको फेवरेबली कंसीडर किया जाए, क्योंकि कानून जो है वो ये कहता है और मेरे सर्कमस्टांसिस ये हैं, लिहाजा आप इस एप्लीकेशन को मेरी फेवर में ग्रांट करें। और अगर आप अपील कर रहे हैं तो आप ऑनरेबल जज को बोलेंगे कि आप सबमिट करेंगे कि आपकी अपील अलाउड होनी चाहिए और इन पॉइंट्स पे अलाउड होनी चाहिए। एंड पे आप एक समरी देंगे अपनी सबमिशन में, उन पॉइंट्स की समरी देंगे और फिर आप कोर्ट से अपनी इस्तदा मांगेंगे और होम ऑफिस से इस्तदा मांगेंगे कि मुझे इन हालात के तहत एप्लीकेशन और अपील अलाउड की जाए। ओके, सो ये था केस समरी। किसी भी केस को मजबूत करने के लिए आपने इस स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर के साथ अपने एप्लीकेशन को या अपील को देखना है कि आपकी केस समरी क्या है, बैकग्राउंड्स क्या है, हालात क्या हैं, आपको इश्यूज़ क्या हैं, क्या चीज़ आपकी पूरी नहीं हो रही इमिग्रेशन रूल के तहत, और ड्राफ्टिंग लीगल आर्गूमेंट्स क्या हैं, कानून क्या कहते हैं, पिछले केस लॉ जो डिसीजन हुए वो क्या कहते हैं, कोर्ट्स क्या कहती हैं, और आपकी फेवरेबल में ये क्यों होना चाहिए, वो फिर आप सबमिशन करेंगे। सो हियर यू गो, दिस हैज़ बीन कंक्लूडेड। ओके, सो सक्सेसफुल केसेस एक्चुअली एक आपको थोड़ी सी स्टोरीज बताती हूँ। एक स्पाउस वीज़ा जो सक्सेसफुली हमने किया, उसमें ये था कि जो लेडी थी उनके पास वैलिड लीव टू रिमेन नहीं था, ओवरस्टेयर थी, यहाँ पे विजिटर के तौर पे आई थी। इसका मतलब उनका इमिग्रेशन रूल्स कंप्लाई नहीं हो रहे थे, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी, जबकि बाकी रिक्वायरमेंट पूरी थी क्योंकि उनके हस्बैंड 18,600 पाउंड भी कमा रहे थे और उस लड़की ने इंग्लिश टेस्ट भी कर लिया था। तो सिर्फ जो एक यहाँ पर वैलिड लीव टू रिमेन का मसला था, उस वजह से उसको हमने अपने ग्राउंड्स में कवर किया, उस लड़की से स्टेटमेंट ली, उनको क्या प्रॉब्लम थी, वहाँ पर क्या इश्यूज थे और किस वजह से वो वापस जाके नहीं एप्लीकेशन कर सकती, और कॉम्प्रिहेंसिव ग्राउंड्स लिखकर जब हमने अप्लाई किया तो उसको यहाँ पर जो है वो स्पाउस वीज़ा ग्रांट कर दिया गया होम ऑफिस की तरफ से सक्सेसफुली। तो ये था सक्सेसफुल स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन की स्टोरी। दूसरा एक हमारे पास ये वीज़ा था कि पार्टनर वीज़ा था। 2 इयर्स की बेसिस पे उनकी मैरिज नहीं हुई थी, लेकिन वो ऐसे पार्टनर 2 इयर्स इकट्ठे रहते रहे थे। इस्लामी निकाह उन्होंने कर लिया था, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया था और इस्लामिक निकाह यहाँ पर रिकगनाइज भी नहीं होता। तो वो एज ए पार्टनर उन्होंने 2 साल के हमने उस ग्राउंड के तहत के 2 साल के रिलेशनशिप की बेसिस पे उनका एप्लीकेशन किया, जो कि सक्सेसफुल हो गया। लेकिन उसमें उनको क्या क्या सीरियस हार्डशिप्स थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, और जो किस वजह से उनका जो है वो वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सका था, वो सारी चीज़ें हमने उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल के साथ उनको ज़ाहिर किया था। क्योंकि मेक श्योर आपने इसमें से कुछ मतलब उसको मिसलीड नहीं करना, होम ऑफिस को आपने कोई चीज़ हाइड नहीं करनी, उसको एलैबोरेट करना है और कानून की रोशनी में आपने लिखना है, फिर वो आपके फेवरेबल होंगे। और थर्ड टाइप की एप्लीकेशन जो डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन की ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स पे थी, वो ये था कि हमारा एक क्लाइंट था, उसका जो असाइलम है ऑलरेडी फेल हो चुका था, असाइलम उनका नहीं बनता था, लेकिन ये है कि उनके बाकी सर्कमस्टांसिस ऐसे थे कि वो अपनी कंट्री में वापस नहीं जा सकता था। तो उसको फिर हमने होम ऑफिस को इस्तदा की कि आप डिस्क्रिशनरी अपनी पावर को यूज़ करते हुए इनको 30 मंथ्स का लीव टू ग्रांट जो है वो दें। उस सूरत हाल में जो ग्राउंड्स लिखे गए, जो उनकी एविडेंस लगाई गई,
जो उनकी सीरियस हार्डशिप की स्टेटमेंट लगाई, उसकी बेसिस पे ह्यूमन राइट्स का एप्लीकेशन का जो उनका क्लेम था वो भी एक्सेप्टेबल हो गया। तो ये चीज़ें हैं कि जो लोग समझते हैं कि हमारा वीज़ा नहीं हो सकता क्योंकि इमिग्रेशन रूल्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जब तक आप अपने केस को प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं करेंगे, अपने जो मसाइल हैं होम ऑफिस को नहीं बताएंगे, अपनी वल्नरेबिलिटी शो नहीं करेंगे, तब तक आपका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो फिर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा, नो मैटर कि आपकी इमिग्रेशन रूल्स की रिक्वायरमेंट पूरी होती है या नहीं। Again, you can send me text message, you can get in touch with me, I will guide you, I will help you further in terms of your UK immigration application and appeal। और sometime अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ओनली कोशिश करें कि सारा काम आप खुद कर लें और आप रिव्यू करवा लें मेरे से, तो उसमें मैं आपको सारी उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है, जो लीगल रूल्स उस पर एप्लीकेबल हैं, जो लूप होल्स हैं और जो एविडेंस आपकी कंपेटेबल नहीं है, उस पर मैं आपको एडवाइस कर दूंगी ताकि आप रिफ्यूज़ल से बच सकें। क्योंकि आपका जो इमिग्रेशन है वो एक्चुअली जब प्रॉपर तरीके से आप किसी भी बैरिस्टर से प्रोफेशनल ओपिनियन लेते हैं, ना सिर्फ ये आपके पैसे बचाते हैं बल्कि आपका जो रिफ्यूज़ल से भी बचते हैं और आप अपील में भी सक्सेसफुल होते हैं। इसके लिए अलग से वीडियो में करूँगी कि अपील में कैसे सक्सेसफुल हुआ जाता है। अगर आपका रिफ्यूज़ल आ गया है तो उसमें फ्रेश एविडेंस क्या होती है, उसके रूल्स क्या हैं, उसको आप किस तरह से जज को परसुएड कर सकते हैं, कैसे आप नई एविडेंस उसमें डाल के तो जज को बता सकते हैं कि ये आपकी एविडेंस कंसीडर करनी चाहिए, इस वक्त करनी चाहिए, पहले अवेलेबल नहीं थी अभी अवेलेबल है तो अभी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इस पे एक पूरी वीडियो बनेगी क्योंकि ये इटसेल्फ बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। इसके साथ ही अभी आप इजाज़त दें बैरिस्टर शाज़िया अंजम ऑफिशियल को, तो उसके बाद आप सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को ताकि आप फ्यूचर की वीडियोस देख सकें और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप लेकर अपने केस को सक्सेसफुली अप्लाई कर सकें। इन द मीन टाइम टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह।